तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग मटेरियल। मटेरियल का अगला टॉपिक है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है? हम लोग जो ऑर्डर करेंगे, कभी भी हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, मतलब कितना मटेरियल हम लोग को रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल कितना हम लोग खरीदे ताकि ना तो फंड का ब्लॉकेज हो और ना ही, हेलो हेलो, ना तो फंड का ब्लॉकेज हो ना ही एक्सेस मटेरियल मेरे पास पड़ा हो। ये सारा चीज को अगर मेंटेन करके चले तो हम लोग को निकालना क्या पड़ता है? ईओक्यू। ईओक्यू का डेफिनेशन क्या बोलता है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू फाइंड आउट and maintain optimum level of investment in inventory to minimize the total cost associated with it. The EOQ is the optimum size of the order for a particular item of inventory calculated at point where the total inventory cost are minimum. Thus, the optimum quantity of raw material and other components purchased at a time provides the maximum economic benefit to the firm is called economic order quantity. अब तुम लोग तेज है, समझ ही गया हो क्या बोलना चाह रहा है ना? समझ गया मतलब कोई? तो बोलो संजय, क्या समझा? कौन है तेज यहाँ पे? कोई बच्चा है तेज मेरे अलावा? ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी हम लोग मटेरियल खरीदते हैं ना, तो मटेरियल खरीदने का जो मेरा पर्पस है, वो पर्पस ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट मटेरियल में मैक्सिमम उतना ही होना चाहिए जितना ऑप्टिमम यूज हम कर सकते हैं। मान लो एक महीना में हम 10,000 केजी रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक महीना का अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो मैक्सिमम कितना खरीदना चाहिए हम लोग को? 10,000 तो खरीदना चाहिए, है ना? वही तो मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। ऐसा ना हो कि हम लोग खरीद लिए 50,000 केजी, रखने का जगह नहीं हो रहा है, हम लोग मटेरियल के अंदर में, इन्वेंट्रीज के अंदर में बहुत ज्यादा क्या किए? अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए, अपना वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर दिए। ये सब चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईओक्यू बना रहे हैं। बोलते हैं क्या कि इन्वेंट्री को मिनिमाइज करो, ठीक है? मतलब ऑप्टिमम लेवल पे मिनिमाइज करना, ऐसा नहीं कि एकदम कम कर देना है, ऑप्टिमम लेवल तक मिनिमाइज करना है। 10,000 यूनिट है तो 10,000 यूनिट तक ही हम लोग परचेस करें, वहां तक इसको मिनिमाइज करना, हम लोग को बहुत ज्यादा परचेस नहीं करना है। सेकंड बोलता है कि इन्वेंट्री जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट जो होता है वो क्या रखना चाहिए? मिनिमम रखना चाहिए। बहुत ज्यादा उसमें पैसा हम लोग नहीं डाल सकते, हम लोग पैसा उतना ही डालेंगे जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो इसी कारण से बोला गया कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, एंड अदर कंपोनेंट्स परचेज्ड एट अ टाइम, जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या रॉ मटेरियल के साथ कुछ और कंपोनेंट को परचेज अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज को परचेज करेंगे तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड द मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट, मैक्सिमम हमको फायदा पहुंच सके इस हिसाब से खरीदना है। और इसी मैक्सिमम फायदा को निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है क्या? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या क्या फैक्टर्स इसके अंदर में आता है? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या क्या है? बोलता फॉर कैलकुलेटिंग द ईओक्यू टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्या क्या है? पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। मतलब एक बार अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर करने में कितना खर्चा हो रहा है, इस चीज को देखना है। एक बार अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर करने में कितना मैक्सिमम खर्चा हो पा रहा है, इस चीज को देखना है। तो ये क्या हो गया मेरा? ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ऑर्डर करने का भी अपना खर्चा होता है। सेकंड बोलता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को इधर में कैरी करके लेके आने में या इन्वेंट्री को कैरी करके रखने में जो भी खर्चा मेरा आएगा, उस खर्चा को। तो दो खर्चा कंसिडर करना, क्या क्या? पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑल कॉस्ट incurred in the relating to placement of order for the purpose of procurement of material
आर ट्रीटेड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब हम लोग अभी सामान खरीद नहीं रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर। ऑर्डर करने में खर्चा होता है क्या? तुम आज फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करता है, खर्चा हो रहा तुम्हारा? हाँ, इंटरनेट कॉस्ट हो रहा है ना। अब हम लोग तो सिंपल ही देखते हैं कि नेट अनलिमिटेड है तो पता नहीं चलता है, और उससे पूछो जो आज के टाइम पे भी 4G फोन चला रहा है ना, नेट का कदर वो जानता है, अभी भी जानता है ना, कैसे बचाया जाए नेट, कैसे कोई मिले पट से एक बार हॉटस्पॉट मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ऐसे भीख मांग रहे होते हैं हम लोग। तो वो दिन हम लोग पहले देखे थे, आज भी कुछ लोग वो दिन देख रहे हैं, है ना। भले ही दीदी पैसा दे दी 10,000 पर फोन नहीं खरीद रहा है। नहीं, हम बहुत लोग को बोल रहे हैं, है ना, कुछ लोग धमकी हमकी दे के फोन खरीद लिया। ठीक है, तो अगर गुंजन अपना फोन ऑर्डर की, है ना, क्या खर्चा तुम्हारा पड़ा? कुछ खर्चा हुआ? कुछ भी खर्चा नहीं किया तुम? क्या खर्चा किया? नहीं, फोन खरीदने का नहीं, जस्ट ऑर्डर करने का, घर में मनाने का कोई खर्चा हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर फैक्ट्री के अंदर होता है किस चीज का? प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। ये डॉक्यूमेंट कोई ना कोई आदमी बना रहा होता है, उसको सैलरी देना पड़ेगा, है ना। प्रिंटिंग और स्टेशनरी कॉस्ट उस पर आ सकता है, ये सारा चीज। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, जब गुड्स मेरे पास पहुंचेगा उस टाइम पे कुछ खर्चा लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग बनाएंगे उसका कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स, अगर बार बार हम लोग ऑर्डर करें ना तो खर्चा ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं फ्लिपकार्ट से सामान खरीदे, ठीक है, फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं, और एक बार जब सामान खरीद रहे, मान लेते हैं उसमें डिलीवरी चार्ज ले रहा है 49 रुपीज का, ठीक है। एक क्वांटिटी खरीदे तो 49, दो क्वांटिटी खरीदे तो 49, है ना, 10 क्वांटिटी खरीदे तो 49, लेकिन अलग अलग बार खरीदे तो हर बार 49 49 49, है ना। तो किस तरह से तुम इसको बचा सकता है, कैसे बचा सकते हैं हम लोग? बल्क में ऑर्डर करके, फ्रीक्वेंट ऑर्डर ना करके, ठीक है, क्योंकि बार बार तुम अगर खर्चा करेगा तो बार बार तुमको क्या करना पड़ेगा? परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, उसके बाद कई प्रोसेस करना पड़ेगा, और ये सब चीज में खर्चा होता है। तो इसीलिए क्या बोलता है कि अगर फिर भी कोई स्मॉल क्वांटिटी या फ्रीक्वेंट ऑर्डर कर रहा है तो उसमें एडिशनल कुछ खर्चा हो जाता है। फिर बोलता है वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इंटरनली द सेटअप एंड टूलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्शन रन। मान लो एक मैन्युफैक्चर, हम लोग कुछ आइटम ना यहीं पे मैन्युफैक्चर भी कर ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर भी कर ले रहे हैं। जैसे हम क्या किए कि पेपर हम लोग बुक के अंदर में बुक बना के हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो बुक बना के बेच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कागज ही गत्ता गत्ता खरीद के लेके आ जा रहे हैं, और उस पे प्रिंट करना, उसको कटिंग करना, उसको स्पाइरल करना, वो सारा यही कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस चल रहा है ना। तो ये प्रोसेस में जो छोटा मोटा खर्चा आ रहा है इंटरनली हो जा रहा है, इस खर्चा को भी उसी में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये खर्चा भी मेरा उसी के अंदर जुड़ रहा होगा। It is logically assumed that ordering cost per order is fixed irrespective of the quantity of order up to certain level। देखो वही बात हो रहा है यहाँ पे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है ना, एक लेवल तक क्या होता है, सेम ही होता है। हम लोग 100 क्वांटिटी खरीदेंगे, परचेज ऑर्डर बनाने वाला आदमी क्या लिया, उतना ही पैसा। हम लोग 1000 लिए, बस एक जीरो तो बैठाए वो, है ना, एक्स्ट्रा एक जीरो बैठाया ना, उसके लिए में से कितना लेगा, उतना ही सैलरी। तो एक लेवल तक क्या होता है, फिक्स चल रहा होता है, लेकिन जैसे लेवल पार करेगा अब सामने वाला आदमी क्या बोलेगा, थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को देखना होता है कि सर्टेन लेवल तक मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। Therefore, total ordering cost per year varies with the nature of order placed. Higher the quantity of each order, lower will be the number of orders resulting to total ordering cost। मतलब तुम अगर एक बार ही ऑर्डर करो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बार लगेगा, एक बार। हम लोग 10 बार करेंगे तो कितना लगेगा, 10 बार। तो ज्यादा बार अगर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट ऑर्डर करते जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्डर बार बार करते जा रहे हैं, इस सिचुएशन में मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को एक एनालिसिस करना चाहिए कि कितना मैक्सिमम ऑर्डर हम लोग कर सकते हैं एक बार में, ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो वो मिनिमाइज हो सके। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा
ये बना के रखा हुआ है, क्या बना के रखा हुआ है कि अगर हम लोग ऑर्डर करें, और यहाँ पे क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्वांटिटी अगर मेरा एक हम लोग किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि सोचो ना तुम एक बार सामान घर लेके आए, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रक किए और उसमें 50 kg एक तो गेहूं लेके आ रहे हैं घर, और उसी बड़ा ट्रक में पूरा ट्रक भर के लेके आएंगे, भाड़ा क्या लगेगा, लगभग लगभग बराबर लगेगा, है ना, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, पर एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बस पे चढ़ते हैं, अगर यहाँ से पंजाबी मोड़ जाते हैं, तुम अगला स्टॉपेज में उतरो या कहीं भी उतरो, लगेगा कितना रुपया, 10 रुपये ही, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपये लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां तक जाएंगे, टोटो में बैठे हम लोग, स्टेशन से लेके पंजाबी मोड़ के बीच में कहीं भी उतरे हम लोग, कितना लेगा वो, 10 रुपया, ठीक है। तो ये क्या है कि ज्यादा डिस्टेंस तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 रुपए में ही कवर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कवर करना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस, काम यहाँ है तो जाएंगे कहाँ, पंजाबी मोड़, पैसा वसूलना है पूरा एकदम, है ना, फिर वहां से टोटो पकड़े, फिर वापस आएंगे, एक से तो कम से कम पैसा वसूल लिए, या उतरना यहाँ है, बोलेंगे थोड़ा सा आगे लेके चलिए, थोड़ा देर और बैठ गए, फिर वहां से पैदल आ गए, तो कैसे करके पैसा वसूल सकते हैं हम। यहाँ पे वही बोल रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है ना, तुम जितना कम क्वांटिटी ऑर्डर करेगा कॉस्ट उतना अधिक होगा, है ना, और जितना तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ता जाएगा कॉस्ट तुम्हारा घटता जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट घट रहा है, ठीक है, एक बार में सारा सामान आ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गया, साथ में और क्या हो रहा है, अगर हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को बात करें, परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, एक हरी बारी बना, कहानी खत्म हो गया, उस पर एनालिसिस करने वाला लोग एक ही बार बैठा और कहानी खत्म हो गया, तो ये सारा चीज से हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट को घटा सकते हैं। अगला है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, मतलब इन्वेंट्री को रखने का अपना खर्चा, कैरी करने का, रखने का खर्चा, तो इन्वेंट्री किधर कैरी करते हैं हम लोग, स्टोर करेंगे वहां पे, तो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग मटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेम ऑन थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी कि एक स्टोर रूम बनाए, स्टोर रूम अगर हम रेंट पे लिए हुए हैं, या गोडाउन हम लोग अपने रेंट पे लिए हुए हैं, तो गोडाउन का खर्चा, उसको स्टोर कीपर देख रहा है उसका खर्चा, उसको मेंटेन करने में खर्चा लग रहा है वो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है वो, मतलब अपना मटेरियल को एक जगह पे स्टोर करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं, मेंटेनेंस में हो या फिर रेंट वगैरह में, वो सारा का सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इसके अंदर में क्या क्या आता है, सबसे पहला क्या आ गया, स्टोरेज कॉस्ट, जैसे रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, री एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, ये सारा चीज, स्टोर स्टाफिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट, ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट, ऑडिट, स्टॉक टेकिंग और परपेचुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, ऑब्सोलेंस एंड deterioration cost, insurance and security cost, cost of money tied up in inventory, privilege or damages cost, usually carrying cost for a but for a period per unit of an item is fixed, so that carrying cost is variable, it increase the number of items, ठीक है, that is quantity held in the store increase and vice versa। सुनो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या कि स्टोरेज अगर हम लोग करेंगे तो स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, एक कोई गोडाउन लेंगे, वहां का रेंट, लाइट, वहां पे हीटिंग कर रहे हैं, अगर कोई हम लोग का पेरिसेबल गुड्स है, यानी कि जल्दी सड़ गल जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फ्रिज लेके आएंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे बड़ा सा, उसके बाद अगर हो सकता है कोई सामान जो ठंडा में रखना हो, तो वहां पे हम लोग को पूरा फुल्ली एयर कंडीशनिंग करना पड़ता है, तो ये सारा चीज खर्चा पड़ सकता है। साथ में और क्या खर्चा पड़ेगा, स्टोर का स्टाफ, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट जो भी होगा वो सारा चीज। हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है, तुम लोग जोमेटो से खाना मंगाया है ना, मंगाया है सब कोई, स्विगी से मंगाया होगा, डोमिनोज से मंगाया, मंगाया, ठीक, तो कभी तुम डोमिनोज का बिल खोल के देखना, ठीक है, उस पर क्या लिखा रहता है, अरे वही तो चीज, हम लोग को बिल ही के ऊपर ध्यान देना है, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है, बिल से ही वाउचर वगैरह बना के आगे बढ़ाते, जिंदगी बढ़ता है अपना, तो बिल ही तो पकड़ना सबसे पहले,
उस बिल में क्या क्या लिखा रहता है, तुम कभी ध्यान दिया है क्या? उस बिल में एक वर्ड रहता है हैंडलिंग कॉस्ट, देखा कभी? नहीं। तुम्हारा खाना तुम्हारे तक सही सलामत पहुंचाने का खर्चा ले रहा है वो, हैंडलिंग करने के लिए, कि तुम्हारा टूट फूट ना जाए, ठीक है, खराब ना हो जाए, इसके लिए वो अलग से पैसा ले रहा है। डिलीवरी चार्ज अलग है, आदमी क्या उसके लिए, वो आदमी तुम्हारा खाना सुरक्षित पहुंचाए इसके लिए हैंडलिंग कॉस्ट ले रहा है। रेस्टोरेंट जो है वो पैक करके दिया, इसके लिए पैकेजिंग कॉस्ट ले रहा है। रेस्टोरेंट में तुम बैठा नहीं है ना, तो बैठा नहीं तो क्या करेगा, रेस्टोरेंट वाला का अपना भीड़ भड़ाका हुआ नहीं, तो उसके लिए क्या करता है, रेस्टोरेंट का अपना एक अलग चार्ज ले रहा है। तो रेस्टोरेंट चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, ठीक है, उसके बाद डिलीवरी चार्ज, और क्या होता है पता है, पैकेजिंग चार्ज, ठीक है, जीएसटी, और क्या होता है, और कुछ होता है? और कुछ नहीं होता है। उसके नीचे फिर लिखा रहता है कि क्या आप डिलीवरी पार्टनर को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसा लिखा रहेगा। तो इसी कारण से एक रेस्टोरेंट तुम बैठ के खाना खाता है जब ना, और उसका दाम अगर 100 रुपए है, तो तुम्हारे घर में अगर तुम जोमेटो से मंगाएगा तो हो सकता है 120, 130, 150 रुपए पहुंचे, इतना का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए टोटो पकड़ो, जाओ खाना खाओ, घर चले जाओ, क्यों 50-60 रुपए एक्स्ट्रा देना है? चलो देखो, तो वही हैंडलिंग कॉस्ट का बात करता है। फिर बोलता है क्या, हम लोग अपना स्टॉक का ऑडिट करवाते हैं, या फिर इन्वेंट्री लगातार रहे इसके लिए हम लोग बार बार क्या कर रहे होते हैं, उसको चेक करवा रहे होते हैं कि इन्वेंट्री मेरा कभी खत्म ना हो। इसके लिए एक आदमी है स्टोर कीपर जो ये देख रहा है कि इन्वेंट्री में क्या होना चाहिए, परपेचुअल होना चाहिए, मतलब लगातार चलता रहना चाहिए, कभी भी स्टोर अपना खाली नहीं होना चाहिए। साथ में देखना होता है कि अगर किसी तरह का करंट एसेट के ऊपर में रेट ऑफ रिटर्न हो, ठीक है, ये जो करंट एसेट हम लोग किया ना, इन्वेंट्री क्या है मेरा, करंट एसेट है, तो इस करंट एसेट पे अगर किसी तरह का इंटरेस्ट वगैरह चार्ज हो रहा है, उसको देखना होता है। ऑब्सोलेंस मतलब कोई चीज खराब हो गया, डिप्रिसिएट हो गया, टूट फूट गया तो नीचे आ रहा है, खराब हो गया ऐसा कुछ भी, तो वो भी ले रहे हैं हम लोग। इंश्योरेंस का, सिक्योरिटी का कॉस्ट ले रहे हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो खरीदे हम लोग उसमें जो कॉस्ट लगा वो वाला बात हो गया। साथ में प्लीफरेज या डैमेज, चोरी हो गया या फिर टूट फूट गया, तो ये सारा खर्चा अगर जोड़ दिया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। पर कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कुछ हद तक फिक्स होता है। रेंट क्या है, फिक्स तो है ना, रेंट फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ आइटम ऐसा है जो फिक्स दिखता है, लेकिन मैक्सिमम आइटम ऐसा दिखेगा जो वेरिएबल दिखेगा। इसी कारण से जितना तुम इंक्रीज करेगा अपना स्टोर में सामान, उतना ही तुम्हारा खर्चा बढ़ता जाएगा, उसका मेंटेनेंस के लिए खर्चा बढ़ेगा, संभालने के लिए लोग का खर्चा बढ़ेगा। तो मटेरियल इसलिए उतना ही रखने चाहिए जितना मेरा रिक्वायरमेंट है। अब यही पे यहाँ पे बोल रहा है, तुम बढ़ाता जाएगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ाता जाएगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, जितना क्वांटिटी बढ़ाएगा कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यही ये डायग्राम बोल रहा है। Beside the above two types of cost, the following other factors should also be considered. दो कॉस्ट तो हम लोग देख लिए, इसके अलावा और क्या देखना पड़ता है, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, रेट एंड क्वांटम ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल ऑन बल्क परचेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन स्टोर, सीजनल वेरिएशन इन सप्लाई, फ्लक्चुएशन इन मटेरियल प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या है, पहले बोलता है कि एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, हम लोग 10,000 केजी लेके आते हैं और एक महीना में खत्म हो जाता है, तो मेरा एवरेज रेट क्या हो गया, 30 दिन का हो गया, ठीक है। 20,000 क्वांटिटी लाएंगे तो कितने दिन में खत्म होगा, 60 दिन में खत्म होगा। तो कितना दिन में खत्म हो रहा है, कितना दिन में रोटेट हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल में। रेट एंड क्वांटम ऑफ डिस्काउंट मतलब क्या इसका है, मान लो बल्क में जब हम लोग सामान खरीदते हैं ना, तो सामने वाला तो क्या बोलता है, थोड़ा सा डिस्काउंट तुमको दे रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। हम लोग सामान खरीदेंगे 1 पीस, तो क्या डिस्काउंट देगा, नहीं। वही हम लोग क्या करते हैं, 10 पीस खा लिए तो 10 पीस ले लिए तो सामने वाला को बोलते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दीजिए, तो देगा क्या, हो सकता है थोड़ा बहुत छोड़ दे। 100 पीस ले लिए तो बोलेगा ठीक है चल 99 सिंघाड़ा का दाम देना, एक सिंघाड़ा मेरी तरफ से मुफ्त लेके चल जा, क्यों, बल्क में उसके एक बार में बिक गया, इसीलिए। तो कभी कभार ऐसा होता है ना। तुम 1 कप चाय पीने के लिए जाओ भाड़ में, तुमको इतना सा मिलेगा, तुम वही क्या बोलो 10 कप एक जार में डाल दीजिए,
तुम देखना वो 11 या 12 कप निकलेगा, एक्स्ट्रा डाल दे रहा, क्यों? कि उसका बल्क में सेल हो गया, इसीलिए थोड़ा तुमको एक्स्ट्रा दे दिया। तो पैसा तो नहीं छोड़ा, पर क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, है ना। फिर आता तुम्हारा, मेरा स्टोर के अंदर में स्पेस कितना है, क्या 20,000 क्वांटिटी रखने के लिए स्पेस है भी या नहीं है? अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हमको सोचना पड़ेगा। फिर कभी कभी क्या होता है, सीजनल वेरिएशन आता है सप्लाई के अंदर में। अब मान लेते हैं आलू या प्याज पकड़ते हैं, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आलू और प्याज का सप्लाई क्या मिलता है, आसानी से मिलता है, क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में आलू और प्याज सबसे अधिक उगता है, चारों तरफ में वो आलू और प्याज उग गया होगा, लोग वहां से उखाड़ लिया होगा और मार्केट के अंदर में आ रहा है, इसलिए अभी के टाइम पे आलू प्याज का दाम क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, गर्मी का दिन आएगा, आलू सड़ना स्टार्ट होगा, स्टोरेज में रखा होगा, वहां से आदमी आलू लेके आएगा, तो वहां पे क्या तुम देखिएगा दाम बढ़ता चला गया। तो वो क्या हो रहा है, सीजनल वेरिएशन आ रहा है, उसका प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। बोलेगा सारा नहीं देंगे, थोड़ा सा कम देंगे आपको, क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग को तो देना है। अभी तुम जितना मांगेगा उतना मिल जाएगा, कारण क्या है, अभी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अभी उसी चीज का सीजन चल रहा है। और जब सीजन नहीं चलेगा तो अभी के टाइम में तुम आम खा सकता है क्या, है ना, खा सकता है, ठीक है, पर बहुत महंगा मिलेगा, है ना, काफी महंगा मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो आम तुमको हाइब्रिड तरीके से बनाया हुआ आम मिलेगा, ठीक है, उगाया हुआ आम मिलेगा, या फिर वैसा आम जो 12 महीना उग रहा है उस टाइप का, तो एक अलग क्वालिटी का मिलेगा। तो आज के टाइम पे आम खाना हर लोग का बस का बात है नहीं, पर वही मई वाला टाइम में देखने का मन करने लगता है, नहीं खाएंगे, बहुत हो गया, इतना आम खा लिया, अब नहीं देखना है। तो सोचो, जो आदमी का फेवरेट होता है उस टाइम वो देखने का मन करने लग जाता है, फिर एक साल बाद फिर से लगता है कि चलो आम खाएंगे। जब आम का पहला गुठली घर से बाहर हम लोग फेंकते हैं, लगता है राजा जैसा, पहला आम मोहल्ला में हम ही खाए। होता है ना, फील किया ना सब कोई। और अगर अपना घर से पहले किसी और घर के बाहर में गुठली दिख जाए तो मेरा घर में लेके नहीं आया, वे लोग आम खाना स्टार्ट कर दिया, तो इसी कारण से ऐसा हम लोग फील कर रहे होते हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन है, ठीक है, जिसके कारण से मटेरियल का प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। और लास्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, पैसा भी तो होना चाहिए, अगर पैसा नहीं रहेगा तो कहां से ऑर्डर करेंगे, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम लोग अपना सामान वगैरह खरीद सके। अब कुछ एजम्पशन है, देखो ये हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लिए, ठीक है, कि ऐसा ही होता है। एजम्पशन क्या होता है, ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़े, पूरा इकोनॉमिक्स तो पढ़े, बस मान लिए, है ना, कि मान लिए कि अवेलेबिलिटी नहीं है, स्कैरसिटी है, मान लिए कि ये हो गया, मान लिए वो हो गया, तो हर ये क्या चल रहा है, एजम्पशन पे ही चल रहा है। तो वैसे ही एक एजम्पशन यहाँ भी है। तो टू बी एबल टू कैलकुलेट द बेसिक EOQ सर्टेन एजम्पशंस आर नेसेसरी। पहला क्या है, एंटीसिपेटेड यूज इन यूनिट ऑफ मटेरियल फॉर अ पीरियड इज यूनिफॉर्म एंड नॉन। मतलब तुमको ये पता हो रहा होगा कि कितना मटेरियल एक पीरियड में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म है, हर साल 1 लाख तो 1 लाख ही हो रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मान लिया जाएगा। फिर है, लीड टाइम इज नोन एज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। जो लीड टाइम होगा, लीड टाइम मतलब कितना टाइम में मेरे पास गुड्स पहुंच जाएगा, या कितना टाइम में लोग को ऑर्डर कर देना होगा, इस चीज को देखने के लिए, तो लीड टाइम को हम लोग क्या मानेंगे, या तो कांस्टेंट हर बार बराबर, या फिर इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए, ये मान लिए। फिर हो गया कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज नोन एंड कांस्टेंट। जो मेरा मटेरियल है, या तो ये हम जानते हैं या फिर ये कांस्टेंट रहेगा हर टाइम पे, जो सब में एक बार दे दिया उसी प्राइस में हमेशा हम लोग खरीद रहे होंगे, ठीक है। अगला है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इनम आर नोन एंड कांस्टेंट, यानी ये भी हम लोग जानते हैं और ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्वांटिटी ऑर्डर इज डिलीवर्ड वेरी क्विकली आफ्टर मेकिंग परचेज ऑर्डर, ये भी मान लेंगे कि ऑर्डर आज करेंगे और तुरंत से हमको सामान मिल भी जाएगा। ये नहीं देखना है कि सामान कहां से आएगा, ये वो उतना हम लोग को सोचना नहीं है, हम लोग को जस्ट क्या देखना है कि सामान ऑर्डर किया और तुरंत से हम लोग को मिल भी जाएगा। फिर प्रोडक्शन एंड सेल कैन बी फोरकास्ट परफेक्टली। तो प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो परफेक्टली फोरकास्ट किया हुआ है, यानी कि भविष्य देख लिया कि इतना मेरा बिकेगा ही बिकेगा, उसके हिसाब से ही ऑर्डर हो रहा है। फिर क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अलाउड, क्वांटिटी में कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, प्राइस में मिल रहा है।
वो जो हम लोग चाय वाला था ना, एक्स्ट्रा हम लोग चाय दे दिया, वो क्वांटिटी डिस्काउंट है, प्राइस डिस्काउंट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी का डिस्काउंट, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग को अमाउंट में चाय मिला, बल्कि पैसा नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है, ये दिख रहा है डेंजर सा चीज, क्या है ये है ईओक्यू, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कुछ अलग नहीं किया है, याद है तुमको ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व, है ना, याद है तुमको कैरिंग कॉस्ट का कर्व, ठीक है, और जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा मेरे लिए, ईओक्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, टोटल कॉस्ट, जो फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरा, वो क्या बन गया, ईओक्यू बन गया। यही ईओक्यू हम लोग को निकालना है अपना सम के अंदर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंटरी करेंट कॉस्ट, दिस टू कॉस्ट हैव इनवर्स रिलेशन। ये दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन में है, एक बढ़ने से घटता है और एक बढ़ने से बढ़ते चल जाता है। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट था, जितना हम लोग ऑर्डर करेंगे कम, उतना ही कम मेरा प्राइस पे लगेगा। ठीक है, यानी कि बल्क में अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो प्राइस मेरा घट जाएगा, और कैरिंग कॉस्ट में क्या है, बल्क में ऑर्डर करेंगे तो प्राइस मेरा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्टोर का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। तो बल्क में अगर खरीदने से एक का दाम बढ़ रहा है और एक का दाम घट रहा है, तो दोनों क्या इनवर्स है, तो दोनों का ऐसा पॉइंट हम लोग बीच में पकड़ते हैं जहां पे दोनों बराबर हो जाए, वही मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। ना तो बहुत ज्यादा कॉस्ट मेरा खर्चा होगा और ना ही मेरा बहुत ज्यादा मटेरियल आएगा, तो दोनों को संभाल के चलने के लिए ईओक्यू हम लोग को निकालना पड़ रहा है। ठीक है, यह ना देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, जितना क्वांटिटी बढ़ाएंगे कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, है ना, और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या था, जितना क्वांटिटी बढ़ाएंगे कॉस्ट घट जाएगा, तो ये क्या है, हाँ घट जाएगा ना, ऑर्डर ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगा, तो कॉस्ट मेरा क्या होगा, घटता चला जाएगा। इसलिए दोनों क्या है, रिलेशन इनवर्स है, और इनवर्स रिलेशन का जो बीच का पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईओ क्यू बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ, ईओ क्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, दिख रहा है फॉर्मूला, सबको दिख रहा है क्या, दिख गया, क्या दिख रहा है, ईओ क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2ab बाई सी एस, है ना, सी मतलब और एस मतलब, सी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट, ठीक है, और एस मतलब कैरिंग कॉस्ट या फिर परसेंटेज ऑफ एवरेज स्टॉक। ईओ क्यू हम लोग को निकालना है, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और बी मतलब क्या हो गया, बाइंग कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गया एनुअल कंजम्पशन, ये हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और ये हो गया कैरिंग कॉस्ट। अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, ठीक है, एवरेज बाइंग कॉस्ट क्या निकल सकता है, ए बी बाई क्यू, ए बी मतलब एनुअल कंजम्पशन, और बी मतलब क्या था, बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिवाइड बाय क्वांटिटी परचेज्ड। तो इससे मेरा क्या निकल जाता है, एवरेज बाइंग और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट निकल जाता है। मान लेते हैं कि 10,000 यूनिट खरीदे, ए एनुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट मेरा आ गया, इनटू बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर मान लेते हैं 5 रुपए का है, ठीक है, और क्वांटिटी जो हम लोग खरीदे ना, वो खरीदे हम लोग 5,000। बताओ कितना आ रहा है, 50,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ 10, ये 10 क्या निकल गया, एवरेज बाइंग या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यानी कि 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मेरा खर्चा होता है। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम लोग एवरेज कैरिंग कॉस्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, क्यू इंटू सी एस बाई टू कर देते हैं। क्यू मतलब
क्वांटिटी परचेज एट ए टाइम, सी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल, एस मतलब कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे ए बी बाई क्यू इक्वल टू क्यू इंटू सी एस आया, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वली होने वाला है, कॉस्ट पर यूनिट हम लोग जो खरीदेंगे उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों बराबर होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैरिंग वाला, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डरिंग वाला, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे डेरिवेशन किया गया है, जिसको हम लोग नहीं देखेंगे, हटाओ, नहीं देख नहीं देख रहे, देख रहे। आ जाओ सम बनाए, चलो आ जाओ सम पे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of manufacturing unit, calculate the economic order quantity under the following methods। पहला बोलता मैथमेटिकल से बनाओ, दूसरा टेबुलर से बनाओ। चलो मैथमेटिकल बनाते हैं। एनुअल कंजम्पशन 8,000 यूनिट देके रखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 40 देके रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10 पर यूनिट है, और कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। यू इक्वल टू क्या हो गया, 2ab बाई सी एस, है ना। तो 2 ए कितना था, एनुअल कंजम्पशन 8,000, बाइंग या ऑर्डर कॉस्ट क्या है 40 रुपया करके, हो गया। और हो गया अपना क्या, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना हो गया 10 रुपया, और कैरिंग कॉस्ट कितना है 10%, तो 10% ले लिए, काटा कुटी किए, 800 आ गया। ठीक है, अंडर रूट निकालने के लिए आता है ना तुम लोग को, है ना, वह जिसको नहीं आता है, अंडर रूट निकालने के लिए सबको आता है ना। अरे क्या बात 8 दूनी 16, 16 चौके 64, है ना, नहीं पता था। तो ये आ गया कितना 64, जीरो कितना हो गया 4 गो, 1 2 3 4 गो, 10 का 10% कितना होता है 1 रुपया, है ना। 64 का रूट कितना होता है 8, और 4 को जीरो के बदले कितना आ गया 2 को 0, तो कितना हो गया 800। ऐसे तो निकालते थे ना, पक्का दो, 3 जीरो होता तो, नहीं पता हमको नहीं। ठीक है, क्या ये निकाल लेगा, आओ ना बनाते हैं, बनाओ, फिर भी कॉपी में बनाओ, फिर भी कॉपी में बनाओ। हम्म, हाँ इसका एक यही फॉर्मूला है, ये तो अच्छा बात है। हाँ, उधर साइड में कितना कितना फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इधर एक ही में लेके चलना। क्या बन गया,
हो गया ना? तो आसान सा क्वेश्चन, इसी को बोलता है कि टेबुलर फॉर्म में निकाल के दिखाओ। कुछ है नहीं इसमें, रूट रूट का झमेला नहीं है, ठीक है। बस आखिरी में जाके हम लोग देखो यहाँ पे निकाल देना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना रुपए था? 1%, 10% था 10 रुपए का, तो 1 रुपया हो गया, है ना। अब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर किया जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग बार नंबर ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। हम लोग को देखना क्या, कब ये 8,000 आ जाता है। ये क्या है, हम लोग को ये देखना है इसमें, ध्यान से देखो, ये छोड़ना क्यों है, देखो ना आसान है। टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को ये चेक करना है कि हर बार जब हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो कब ऐसा सिचुएशन आया जब सबसे कम कॉस्ट आया। तो देखो यहाँ पे 800, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, इस पॉइंट पे। यानी कि हम लोग को कितना ऑर्डर करना चाहिए, 10 ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। अगर 10 से बढ़ाते हैं तो भी मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, ऑर्डरिंग यूनिट्स निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 10,000 क्या हो गया टोटल तुम्हारा, 8,000 टोटल मेरा क्या हो गया, क्वांटिटी ऑर्डर करना है। एक बार क्वांटिटी अगर ऑर्डर करते हैं तो कितना करना पड़ेगा, 8,000। 2 बार करते तो कितना करना पड़ेगा, 4,000। 4 बार करते कितना करना पड़ेगा, 6,000, 2,000 करके। 5 करते तो 1,600 करके, 8 करते तो 1,000 करके, 10 करते हैं तो 800 करके, 16 करते तो 500 करके, 20 करते हैं तो 400 करके। ये हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग मेरा ऑर्डर पर जा रहा है कि कितना यूनिट हमको ऑर्डर करना चाहिए। अब आता है तुम्हारा परचेज कॉस्ट, 10 रुपए करके था ना। तो अगर 8,000 हम लोग क्वांटिटी खरीदते हैं तो कॉस्ट कितना पड़ेगा, 80,000। 4,000 खरीदते तो कितना पड़ेगा, 40,000। 20, 16 ऐसा करके पड़ता जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम बोलेगा कि इस समय तो कम खर्चा पड़ रहा है तो अदर फैक्टर को भी तो देखना है। एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू लेना है, 3/2। 3 क्या आया, ये, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 80,000 डिवाइड बाय 8। अच्छा एवरेज निकाल रहा है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया, 40, 20 ऐसा करते करते टोटल आ गया इसमें देखो 4, 25 और 2,000 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, 10%, ठीक है। तो 40,000, हम अगर मेरा एवरेज इन्वेंट्री है और क्या बोला था, कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री का 10% है, तो 40,000 कितना हो गया, 4,000, 2, 16 ऐसा चलता जा रहा है। तो ये आ गया अलग अलग। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर हम लोग एक बार ऑर्डर करते हैं, एक बार अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो खर्चा कितना पड़ेगा, 40 रुपए का। 2 बार करेंगे तो 80। ऐसा करते करते हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है हर बार, ठीक है। तो देखो कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ाए तो घटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुआ, बढ़ा। एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, रिवर्स रिलेशन है। अब टोटल करना है हम लोग को 5 + 6। 5 मतलब ये वाला प्लस 6 ये वाला, यानी कि कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को जोड़ेंगे उसमें देखना हम लोगों को सबसे कम कहाँ आ रहा है, किस पॉइंट पे सबसे कम आ रहा है, तो ये 800। तो इसीलिए 800 टोटल सबसे कम कॉस्ट है। तो कितना ऑर्डर हमको करना चाहिए, 800 यूनिट, ठीक है। और देखो यहां भी कितना आया था, 800 यूनिट। ये था टेबुलर फॉर्म में, बिना रूट का अगर किसी को निकालना है तो। रूट का बिना इस्तेमाल किए अगर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, पर ये बहुत लेंदी है, ठीक है, और वो आसान है। तो इससे अच्छा क्या है, रूट निकालना सीख लेंगे। अब रूट निकालना हम लोग बचपन में जो सीखते थे ना, 8, 9, 7, 6 में, वो सब बड़ा अलग तरीके से सिखाया गया हम लोग को, क्योंकि हम लोग बच्चे थे। पर हम लोग क्या हो चुके, अब बच्चा ही है पर थोड़ा बड़ा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा लोग क्या करता है, यूट्यूब में जाना, ठीक है, सर्च करना ट्रिक्स फॉर रूट। और जो कंपटीशन एग्जाम का लोग होता है ना, जो तैयारी करवाता है कंपटीशन वाला, वो लोग सिंपल सिंपल ट्रिक में तुमको रूट निकालना सिखा देगा, बिना कैलकुलेटर का, बड़ा से बड़ा नंबर का, उस चीज को सीखेंगे, ठीक है।
स्क्वायर निकालना, रूट निकालना, वहां से हम लोग को अब सीखना है, ताकि ट्रिक के थ्रू हम लोग आसानी से सीख सके। एक टीचर है मैथ्स के, शायद अभिमन्यु सर है, ठीक है, बहुत तगड़ा तगड़ा उनका ट्रिक चलता है, तो तुम लोग अभिमन्यु सर का देख सकता है, ठीक है। क्यों? ठीक है, 5 मिनट सोने का रेस्ट, 5 मिनट सो जाओ। ए, सोने बोले हैं। फोन नहीं चलाना है, सोना है सिर्फ। उठा देंगे, उठा देंगे। ठीक है, तब मिलते हैं अगला क्लास में। ताकि नींद में कहीं बाहर में लुढ़क ना जाओ।